तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है ये कर्णाली, इसका जो आध्यात्मिक स्रोत है वो मापचा खम्बाब है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मापचा खम्बाब नदी या कर्णाली नदी जो है यह मुख्य रूप से मापचू मापचू चुंगू झरना से निकलता है दोस्तों। ये इसका आध्यात्मिक स्रोत है। दोस्तों मापचा खंबाब नेपाल में कर्णाली, भारत में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। आयतन की दृष्टिकोण से हम लोग अगर बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आयतन की दृष्टिकोण से, तो आयतन की दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी मापचा खंबाब है दोस्तों। इसके बारे में कहा जाता है कि मापचा खंबाब का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से वह मोर के मुंह से निकलने वाली नदी होता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दांडी मार्च कब हुआ था। तो दोस्तों दांडी मार्च जो था वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था दोस्तों। इसमें कुल 78 अनुयायी थे जो गांधी जी के साथ चले थे और 385 किलोमीटर की यात्रा करके दांडी नामक ग्राम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने नमक बनाकर और इस कानून को भंग किया था। तो दोस्तों इनको जो कुल समय लगा था दांडी यात्रा के दौरान वो पूरा 24 दिन लगा था। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूति के रूप में रखनी होती है। तो दोस्तों किसी भी बैंक के द्वारा आरबीआई के पास जो सोना चांदी या धन जमा किया जाता है उसे हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों SLR के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों ये स्टीम आयरन जो होता है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। तो दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति जब केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक जब अपने मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाती है तो उसे खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को खरीदना होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो दोस्तों ये चालुक्य स्थापत्य कला शैली है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UN द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल स्वच्छता दशक घोषित किया गया। तो दोस्तों ये 1981 से 1990 के लिए घोषित किया गया था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों ये 75वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों सेन राजवंश का जो संस्थापक था वो सामंत सेन थे, लेकिन मुसलमानों द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो सेन वंश का जो अंतिम शासक था ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और दोस्तों WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यह अधिक हो जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों एंग्री रिवर पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नार्तियांग एकाश्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं। तो दोस्तों ये जो स्क्वीड होते हैं इसके 3 हृदय होते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित
किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे माइसनर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो दोस्तों गंगा का जो निचला मैदान है वो बांग्लादेश तक विस्तृत है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरप्पा नृत्य डैश का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों तरप्पा नृत्य जो है वो दादर और नागर हवेली की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दादर और नागर हवेली की राजधानी आपको पता होगा दोस्तों कि ये सिलवासा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होते हैं? तो दोस्तों ये लाल मिट्टी होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एम एस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कहता है कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है। तो देखिए इटैलिक उपलब्ध है, बोल्ड उपलब्ध है, रेगुलर उपलब्ध है, ये सुपर बोल्ड जो है यही उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 में डैश समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है? तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया करता है वो पिवट टेबल करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एम एस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा? दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा। तो दोस्तों ये जस्टिफाई करता है, चूँकि अलाइनमेंट जो होते हैं वो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। तो दोस्तों मार्जिन के बीच समान रूप में वितरित करता है वो जस्टिफाई होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का डैश फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है? तो दोस्तों ईमेल प्राप्तकर्ता जो होते हैं उसके लिए टू शब्द इंगित इंगित करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2010 में सेल्स को डैश करने का अर्थ है कि आसन्न सेल को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वे एकल सेल के रूप में नहीं रहे हों। तो दोस्तों इसको हम लोग मार्जिनिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है, यहाँ पे जैसे व्यंजक दिया हुआ है 9 डिवाइडेड 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 माइनस 1। तो दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसको अगर काटिए, ये हो जाता है 9/6 गुना 4 प्लस 3 माइनस 1। तो इसको काटिए दोस्तों, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 1। और दोस्तों आप इसमें से जोड़ के अगर ये घटाते हैं 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2010 में डैश एक छोटा अनुकूलन योग्य टूल बार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। तो इसको जो प्रदर्शित करने वाला जो बटन होता है दोस्तों वो क्विक एक्सेस टूल बार में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है गलत विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, आपके द्वारा स्प्रेडशीट में प्रविष्ट की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जाएगी। सही है। एक सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर संख्या है, लेकिन तिथि नहीं हो सकता। दोस्तों गलत है, तिथि भी हो सकता है। अगला है, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर संख्याएं और तिथियां। बिल्कुल सही है। सेल में फॉर्मेटिंग विशेषताएं हो सकती है जो अक्षरों, संख्याओं और तिथियों को प्रदर्शित करने के तरीके को बदल सकती है। दोस्तों सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में गलत दिया गया है कि तिथि एंट्री नहीं की जा सकती, जबकि हम लोग तिथि को एंट्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक मानक फॉर्मेट में व्यावसायिक डॉक्यूमेंट का अंतर कंपनीय संचार है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है? देखिए दोस्तों, FTP ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये तो इंटरनेट पे सर्विस ही होती है। और ईथरनेट दोस्तों ईथरनेट जो होता है वो इंटरनेट का है
हम लोग केबल सिस्टम से जो हम लोग नेट लेते हैं तो उसमें ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है, ये इंटरनेट के ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो दोस्तों ये क्लीन जो होता है वो ऐसा करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। दोस्तों ये गौर करिएगा, जब भी ये नहीं कहेगा तो थोड़ा ये क्रिटिकल बना देता है। जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड ये ऑप्शन रहता है, टॉगल केस ये भी रहता है, सेंटेंस केस ये भी उपलब्ध होता है, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड दोस्तों ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट दोस्तों ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखना है तो ऊपर जो लिखते हैं ना दोस्तों इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और नीचे जो लिखते हैं इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे कि आपको H2O लिखना होता है तो H के नीचे 2 लिखते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। और ऊपर में जैसे कि A+B का होल स्क्वायर लिखना होता है तो ये स्क्वायर जो लगाते हैं दोस्तों इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसके लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है कि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस बटन को जब एक साथ प्रेस करते हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से दोस्तों यहाँ पे असत्य की बात करता है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, कहता है एक सक्रिय एक्टिव सेल वह सेल होता है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करता है। ये तो सही है। प्रत्येक सेल में सेल कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। बिल्कुल होता है। एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं ऊपर नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये गलत है, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कुंजी का नहीं प्रयोग करके बल्कि डायरेक्शन या एरो कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है असत्य कौन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति फॉर्म और कॉरपोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति फॉर्म या कॉरपोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं जिसका देश में किसी अन्य बैंक शाखा में खाता है और जो योजना में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों ये NEFT होता है, NEFT। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये NEFT के द्वारा ही ऐसा हो पाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब आप पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर एक ओरिएंटेशन करके ऑप्शन होता है, इसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जितना भी हम लोग भेजते हैं मेल, वे सारे के सारे मेल सेंड के अंदर रहते हैं, और जो मेल दोस्तों आता है वो इनबॉक्स के अंदर रहता है, और जो अधूरे मैसेज होते हैं वो हम सही ढंग से भेज नहीं पाते हैं वो ड्राफ्ट के अंदर रहता है, और कंपनी या स्पैम टाइप की जो भी गलत मैसेज आती है दोस्तों वो स्पैम के अंदर रहता है। तो इसमें पूछ रहा है कि भेजे गए मेल को हम लोग कहाँ सेव रखते हैं, तो ये सेंड के अंदर रखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को एक पंक्तियों में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन होता है, इसकी सहायता से हम एक ही सेल के अंदर बहुत सारे डेटा को लिखेंगे। जब ये बाहर होने लगे आप रैप टेक्स्ट बटन को इस सेल के अंदर ले जाके अगर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये ड्रॉ टेबल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये टेलनेट होता है। दोस्तों नेट इसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोन नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।